नमस्कार मित्रों, जय जोहार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। ये वर्तमान भारत की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्तमान भारत में, है ना। समय समय पर इसकी बात होते रहती है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपका पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पेपर के अंतर्गत आता है ना। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगा, क्योंकि ये मुद्दा ही मेंस ऑफ पॉइंट के लिए अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अदरवाइज अगर आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, एक्टिव सिटीजन हैं, तो भी आपके लिए क्या है जानना जरूरी है कि आखिर होता क्या है समान नागरिक संहिता करके, है ना। तो चलिए हम इसकी बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसको लागू करने का फायदा क्या होगा, लागू करने में चैलेंजेस क्या है, इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो संविधान है उसमें डीपीएसपी के रूप में संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए हैं। राज्यों के कर्तव्य इन द सेंस क्या, गवर्नमेंट किसी की भी है, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, किसी की भी गवर्नमेंट है, करना उनको वही है जो डीपीएसपी में मेंशन कर दिया गया है। और संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बात की आशा की गई है कि जैसे जैसे राज्य सक्षम होता जाएगा उस डीपीएसपी को अधिकार के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब डीपीएसपी में भी नागरिकों को लेकर जो बातें लिखी गई है उसको एज अ राइट, मतलब डीपीएसपी से निकाल कर उसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया जाएगा जैसे जैसे सक्षम होते जाएगा राज्य, है ना। तो ये जो डीपीएसपी में एक आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44, जो बोलता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा, समान नागरिक संहिता लागू करेगा। तो है क्या समान नागरिक संहिता, चलिए बात करते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर कानून की बात की जाए तो हमारे देश में यदि कानून की हम बात करें तो हमारे देश में मुख्यतः दो प्रकार के कानून हैं। एक को बोला जाता है फौजदारी कानून और दूसरे को बोला जाता है दीवानी। ठीक है, फौजदारी और दीवानी। अगर फौजदारी कानून की बात की जाए जिसके अंतर्गत चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, दंगा फसाद ये सभी मामले आते हैं। ठीक है, तो इन सभी मामलों से संबंधित जो कानून है जिसको फौजदारी कानून बोला जाता है, ये समस्त देशवासियों के लिए एक समान है, अलग अलग नहीं है, सभी के लिए एक समान है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर हत्या करता है या कोई मंत्री हत्या करता है या प्रधानमंत्री जी हत्या कर देते हैं या एक रिक्शा चालक हत्या करता है, सभी के लिए एक समान धारा लागू होगा। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है क्या कि ये सभी नागरिकों के लिए एक समान है। ठीक, दूसरी तरफ यदि हम दीवानी मामलों की बात करें, ये जो दीवानी मामले हैं तो दीवानी मामलों के अंतर्गत आता क्या है, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, संपत्ति हो गया, ये सभी मामले किसमें आते हैं, दीवानी मामलों में आते हैं। और हमारे देश में जो दीवानी मामला है ना, ये सभी नागरिकों के लिए, सभी निवासियों के लिए एक समान नहीं है। ये जो दीवानी मामला है ये सभी के लिए अलग अलग है। विभिन्न संप्रदाय में इसके अलग अलग क्या है, कानून है इसके लिए, उसके अकॉर्डिंग है ये कानून संप्रदाय के। और ये जो कानून है वो संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उस पर बेस है। और ये जो कानून है जो धार्मिक ग्रंथों पर बेस है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कानून है ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है सोसाइटी में, या प्रतिसत्तात्मक अवधारणा को मजबूत करता है। ये जो कानून है ना वो प्रतिसत्तात्मक अवधारणा को और हावी करता है, रूढ़िवादी मानसिकता को बढ़ावा देता है। स्पष्टता अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, विधि के समक्ष समता का क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो ये जो असमान कानून है ना, इसी असमान कानून को, जो दीवानी मामलों से संबंधित असमान कानून है, इसी को समान करने का निर्देश दिया गया है समान नागरिक संहिता के तहत। मतलब क्या बोला गया है, जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि को वरीयता न देते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचरण के नियम लागू करना। मतलब सामाजिक जीवन पे व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें जो सभी के लिए एक समान आचरण के नियम क्या करना, लागू करना। इसमें आप संप्रदाय, जाति, क्षेत्र इत्यादि को वरीयता न दो, इन सबको साइड रखो और सभी के लिए समान आचरण के एक समान नियम लागू करना। इसी को बोला गया है क्या, समान नागरिक संहिता।
इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बहुसंख्यक कानूनों को अल्पसंख्यकों पर थोप रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि आधुनिक समय के अनुसार एक औचित्यपूर्ण कानून क्या करना, सभी के लिए लागू करना। इसी को क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब ये तो हो गया समान नागरिक संहिता, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कईयों बार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला भी है कि आप क्या करो, समान नागरिक संहिता लागू करो। आर्टिकल 44 में स्पष्ट उल्लेख है कि भाई ये क्या है, राज्य का कर्तव्य। अब यह राज्य मतलब ना, पॉलिटी में राज्य मतलब देश से लिया जाता है, ठीक है, इससे कभी कोई कंफ्यूज मत होइएगा। राज्य इन द सेंस देश, संविधान या पॉलिटी या राजनीति शास्त्र में राज्य मतलब देश होता है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, क्या कि बार बार राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है संविधान में, आर्टिकल में। चलिए ठीक है, तो मैं क्या बोला, आर्टिकल 44 में बोल दिया गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा। देश को स्वतंत्र हुए आज बहुत साल हो गए, 70-75 साल हो गए, और आज तक कोई भी गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर पाई। अब कईयों सालों बाद, लगभग 30 सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है 2014 से, वो भी अभी तक इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है। हाल ही फिलहाल में अभी फरवरी में जो सेशन चल रहा था उसमें एक प्राइवेट मेंबर ने बिल लाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो उसको अभी क्या किया गया, बोला गया है कि पहले इस पर विचार विमर्श करो, वर्तमान समय के अनुकूल है या नहीं करके, ऐसे करके अभी उस पर बहस चर्चा नहीं हो रहा है सदन में। लेकिन अभी संभावना जताया जा रहा है कि इन फ्यूचर ये आएगा। लेकिन कारण क्या है, क्यों कोई गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर पाई अभी तक, और क्यों गवर्नमेंट को इसको लागू करने के लिए बोला गया है संविधान के द्वारा। तो देखो, हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। अगर इसको लागू कर देंगे तो इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या होंगे। तो देखो, ये जो असमान कानून है ये मुख्यतः महिलाओं का शोषण करता है ना। मीन्स ये महिलाओं के समक्ष समानता का जो अधिकार दिया गया है 14 का अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, उसका उल्लंघन करता है। तो बोला जा रहा है इसका महत्व या इसका लाभ, यदि इसको लागू कर दिया जाएगा तो अनुच्छेद 14 की अवधारणा या समानता की अवधारणा क्या होगी, मजबूत होगी। समानता की अवधारणा यदि मजबूत होगी तो नागरिकता की अवधारणा मजबूत होगी, और नागरिकता की यदि अवधारणा मजबूत होगी तो पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मतलब लोग बात बात पे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जैनिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये सब बोलते हैं ना, ये सब बोलना बंद करेंगे, और इसके आधार पर जो एक्टिविटीज करते हैं, गतिविधियां करते हैं, इसको भी थोड़ा कम करेंगे आस्था के, व्यक्तिगत जीवन में आस्था को लेकर जो भी उनकी परंपरा है उसको पालन करेंगे। लेकिन इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे अभी बेंगलुरु में हो रहा है, जैसा समय समय में हमारे देश में होता रहता है, ये सब जो है ये सब कम होगा। तो क्या बोला जा रहा है, इससे समता की अवधारणा मजबूत होगी, नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा, और अंततः क्या होगा, हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है ये क्या होगी, मजबूत होगी। दूसरा बोला जा रहा है इसको लागू कर दिया जाएगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। और मैं क्या बोला, ये मुख्यतः क्या कर रहा है, महिलाओं का शोषण करता है ये कानून, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तीसरा बोला जा रहा है कि देश की एकता और अखंडता क्या होगी, मजबूत होगी, है ना। देश की एकता और अखंडता क्या होगी, मजबूत होगी। इन द सेंस क्या, अगर नागरिकता की अवधारणा मजबूत होगी, है ना, तो जो असामाजिक तत्व जो समाज में समय समय पर उठकर चले आते हैं, मीन्स दंगा फसाद जो होता रहता है, ये जो दंगा फसाद होना ये सब कम हो जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, नहीं भाई मुस्लिम तो मैं हूँ लेकिन व्यक्तिगत जीवन पे हूँ, हिंदू तो हूँ मैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन पे हूँ, सार्वजनिक रूप से मैं क्या हूँ, भारत का नागरिक हूँ। ये अवधारणा को बल मिलेगा इसको लागू करने से, ठीक है। तो ये इसका कुछ महत्व है या लाभ है। लेकिन क्यों कोई गवर्नमेंट अभी तक इसको लागू नहीं कर पाई, इसकी अब बात करते हैं, चैलेंजेस क्या है। तो देखो, तर्क दिया जाता है ऐसा कि भारत का जो सोसाइटी है, भारत का जो समाज है, वो अभी संक्रमणकालीन दौर पर है ना, मतलब संक्रमण चरण में है। इट मीन्स क्या कि आधुनिकता सोच वाले और रूढ़िवादिता सोच वाले सभी भरे पड़े हैं, ना पूर्णता आधुनिकता है ना पूर्णता रूढ़िवादी है, ठीक है। और इस बीच यदि आप इसको लागू कर दोगे तो देश में जो है आतंकवाद, नक्सलवाद या अलगाववाद, ये सब की जो अवधारणा है ये सडनली क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, इसको बढ़ावा मिलेगा बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे देश के लोग उतना सोच नहीं पाएंगे, संक्रमणकालीन सोसाइटी है। और कुछ के द्वारा तर्क दिया जाता है कि यही कि क्या इनकी परिपक्वता और चेतना का स्तर भारत में अभी क्या है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए,
है ना, स्वाभाविक बात है, अभी लगेगा टाइम। भाई रूढ़िवादी मानसिकता को बदलने में ना कई पीढ़ियां लग जाती है, पीढ़ी लगता है, 2-4 साल नहीं, है ना। तो ये भी एक तर्क दिया जाता है कि भारत में अभी क्या है, परिपक्वता और चेतना का स्तर क्या है, अभी कम है, इसको थोड़ा और अभी आने दो करके। और दिया जाता है तर्क क्या कि भारत में अभी क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो पा रही है अधिकांश लोगों की, करोड़ों लोग गरीब हैं, है कि नहीं। तो इतने लोग गरीब हैं तो आप पहले क्या करो, मूलभूत आवश्यकताओं की क्या करो, पूर्ति करो, उसके बाद आप सोचिएगा क्या कॉमन सिविल कोड लाना। तो इसको लाया जाए या नहीं लाया जाए ये आप विचार करिएगा। क्या हम किसी चीज को कंप्लीट कर लें, पूर्णता जब वो हो जाए उसके बाद कुछ करने का सोचेंगे, या इधर भी काम करते रहें और इसको भी सुधार को भी लागू करें, ये दोनों साथ में होना चाहिए, ये तर्क आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो बात होता है कि भाई इसका महत्व तो ये है लेकिन चैलेंजेस ये है, तो इसको लागू कैसे किया जाए, लागू कैसे किया जाए। सडनली लागू कर देंगे देश में दंगा फसाद भी हो सकता है ना। तो लागू करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाया गया है। तो उपाय क्या है देखिए, आप यहाँ मैं लिखा हूँ, बोला गया है कि क्या कि आप क्या करो, व्यापक स्तर पर स्वस्थ संवाद को बढ़ावा दो। मीन्स क्या, लोगों को स्टेज के माध्यम से कैंप लगा के जगह जगह आप क्या करो, लोगों को स्वस्थ संवाद करो, उनके बीच जाओ, उनको समझाओ, लोगों को सरकार ये काम करे कि लोगों को समझाए कि इसका फायदा क्या है, इसके क्या क्या फायदा होंगे, क्यों ये जरूरी है ना। इस चीज को लोगों को समझाया जाए, मतलब स्वस्थ संवाद को बढ़ावा दिया जाए, समाज में इसके फायदे समझाया जाए। दूसरा बोला क्या जा रहा है कि देखो सरकार क्या करे, एक प्रारूप पहले तैयार करे और प्रारूप तैयार करके उसको जनता के समक्ष पेश कर दे और उसके बाद जनता से सुझाव मांगे, ठीक है, जनता का राय देखे और उसके बाद कुछ करे, स्टेप ले। ऐसा नहीं सडनली जैसे आप एक दिन उठे और आपको पता चला कि आज से जम्मू कश्मीर क्या है, राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जैसे आपको अचानक शाम को पता चला कि आज से क्या होता है, 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं, ऐसा सडनली कोई एक्शन मत लो। मतलब आप क्या करो, प्रारूप तैयार करके जनता के समक्ष प्रस्तुत करो, देन फिर जनता का उसमें क्या सुझाव आ रहा है उसको भी मांगो और उस हिसाब से फिर आप इसको धीरे से क्या करो, लागू करो। बोला जा रहा है कि क्या इसको आप वैकल्पिक या स्वैच्छिक भी करो। स्वैच्छिक करो मतलब क्या, पहले जो जिनको अपनाना है वो अपना ले, स्वैच्छिक रहे, और आगे चलकर जो अपनाए हैं उनको जो लाभ मिलेगा इससे, है ना, उनका लाभ देखकर आने वाले समय में क्या होंगे और लोग फिर इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, अपनाने का सोचेंगे। तो आप इसको थोपो मत, इसको क्या करो, स्वैच्छिक कर दो। और जिन लोगों ने भी अपनाया है आगे वाले समय में अन्य जो नहीं अपनाए हैं वो उसका फायदा देखेंगे, जिन्होंने अपनाया है उनसे, तो स्वतः ही क्या होंगे, इसकी ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि क्या धार्मिक स्तर पर अलग अलग करो, है ना। ये धार्मिक बोलते हैं ना, एक्चुअली ये सांप्रदायिक है ना, इसलिए धर्म निरपेक्षता ना बोलकर क्या बोला जाता है, पंथ निरपेक्षता। इस चीज को माइंड रखिएगा, कभी मैं समझाऊंगा आपको धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता ये दोनों है क्या, इस पर बात करेंगे, धर्म क्या होता है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए क्या बोला जा रहा है, धार्मिक स्तर पर इसको अलग अलग लागू करें। मीन्स क्या, अगर सभी के लिए एक समान लागू कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि थोप दिया गया है, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर थोपा जा रहा है, तो ऐसा नहीं भाई। विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, तलाक इत्यादि के जो नियम है उसमें क्या करो, इसको धार्मिक स्तर पर अलग अलग लागू करो, ठीक है। एक पर्टिकुलर मुस्लिम संप्रदाय के लिए आप अलग से लाओ कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आप क्या करो, हिंदू के लिए अलग से लाओ, जैनिस्ट के लिए अलग से लाओ, बुद्धिज्म के लिए अलग से लाओ, ठीक है। और उन सभी में क्या हो, ये जो रूढ़िवादिता है या जो प्रत्यसत्तात्मक अवधारणा है इनको क्या करो, निकाल के फेंक दो, विदाउट इसके नाम, सिंपल से बात। तो ना मुस्लिम को यह लगेगा कि हमारे ऊपर थोप दिया गया है, ना हिंदुओं को ऐसा लगेगा, मतलब अल्पसंख्यकों को ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि हमारे ऊपर बहुसंख्यकों का कानून क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। अल्पसंख्यक क्या है, डरते हैं। अब अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक की अवधारणा भी तो अलग अलग है ना देश में। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप एक बार फिर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। यहाँ जो मैं पढ़ाया हूँ ये इस मुद्दे को समझाने का प्रयास किया हूँ, एज एक्टिव सिटीजन आप लोग समझ जाओ। और यदि आप कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली ये कभी भी आपको पीएससी मेंस में कभी भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। समान नागरिक संहिता लागू करने की चुनौतियां क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, इसको लागू करने के लिए उपाय को समझाइए, ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में यदि आया हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। मैं और ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। चलिए, है ना।